हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे हम रेगुलर की तरह डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। तो आज है 4 जून 2024। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से समझाया गया है, और अगर आपको वीडियो यह पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं देखता हूं कि आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को लाभ पहुँचे, सभी तक ये करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं ये पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चंस के साथ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, NSO की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी रहने का अनुमान जारी किया। यानी NSO नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, भारतीय सांख्यिकी संगठन जो है, इसने रिपोर्ट जारी की, एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इन्होंने वित्तीय वर्ष 2024 में जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है इन्होंने। हालांकि विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं वो समय समय पर अपने अनुमान जारी करती रहती हैं, ठीक है। चाहे क्रिसिल हो, ये भी एक रेटिंग एजेंसी है, यह भी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देती रहती है, लेकिन सबसे सटीक जो जानकारी होती है वह NSO की जब रिपोर्ट आती है इससे जानकारी हमको मिलती है। तो NSO की जो रिपोर्ट आई हुई है इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी रहने का अनुमान जारी किया है। पहला ऑप्शन है 7.2%, दूसरा ऑप्शन है 8.2%। अब यहाँ पे प्रतिशत लगा लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन है 7.9%, चौथा ऑप्शन है 6.8%। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 8.2% जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वित्तीय वर्ष 2024 में, ये इतनी रहने का अनुमान NSO की रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे NSO शॉर्ट फॉर्म में NSO कहते हैं, कि रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है इसने एक रिपोर्ट जारी की है। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर बढ़कर 7.8% हो गई है, जिससे वार्षिक वृद्धि दर 8.2% हो गई। यानी कि जो वित्तीय वर्ष जो होता है, ठीक है, इन्होंने यह बताया है कि वित्तीय वर्ष की जो चौथी तिमाही है, ठीक है, चौथी तिमाही का मतलब कह सकते हैं अप्रैल से जो होता है वो वित्तीय वर्ष शुरू किया जाता है। तो तब से लेकर के अप्रैल, मई, जून, तो अगर जून चल रहा है तो तिमाही ही हुई, 3 महीने हुए, तो भारत की जो GDP वृद्धि है वो 7.8% हो गई है, ठीक है। और जब GDP वृद्धि जब 7.8% हो गई है तो इसी का अनुमान लगाते हुए पूरे वार्षिक वृद्धि दर 8.2% तक पहुंच गई है। ऐसा अनुमान किसने लगाया है? ऐसा अनुमान NSO की रिपोर्ट के द्वारा लगाया गया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया। यानी कि जो विश्व साइकिल दिवस है या वर्ल्ड साइकिल डे है, ये कब मनाया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 22 जून, सेकेंड ऑप्शन है 3 जून, थर्ड ऑप्शन है 8 अप्रैल, फोर्थ ऑप्शन है 31 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 3 जून। यानी कि विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है, और अब की बार विश्व साइकिल दिवस जो 2024 है या 3 जून को मनाया गया। बात करती हैं तुर्कमेनिस्तान और 56 अन्य देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में घोषणा की कि विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाएगा। यानी कि इसके मनाए जाने में जो प्रमुख भूमिका में अगर बात की जाए तो वो तुर्कमेनिस्तान जो देश है और इसके साथ 56 अन्य देशों का भी समर्थन मिला, जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में घोषणा की थी कि विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाएगा। और अगर बात करें मनाया कब गया, तो अप्रैल में घोषणा की गई थी और फिर जून में जाकर के इसको 3 जून को मनाया गया। फिर विश्व साइकिल दिवस का विचार पोलिश अमेरिकी सामाजिक वैज्ञानिक प्रोफेसर लेज़ेक सिबलत्सी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यानी कि अगर बात करें इसमें प्रमुख भूमिका किस वैज्ञानिक की थी, तो पोलिश अमेरिकी एक सामाजिक वैज्ञानिक है, पोलिश अमेरिकी वैज्ञानिक, यानी कि अमेरिका के ये वैज्ञानिक थे, सामाजिक वैज्ञानिक प्रोफेसर लेज़ेक सिबलत्सी
द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि जो विश्व साइकिल दिवस है वह मनाया जाए। उसमें अन्य भूमिका किसकी किसकी थी? तुर्कमेनिस्तान और 56 अन्य देशों ने भी इसका समर्थन किया था। तब जाकर के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में इसकी घोषणा की थी। अगर घोषणा की बात की जाए तो अप्रैल 2018 में हुई थी, और अगर मनाया जाने की बात की जाए तो 3 जून से इसको मनाया जाना शुरू कर दिया गया था। कोई भी दिवस अगर होता है तो उसकी जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की जाती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने किसके साथ मिलकर NFC साउंड बॉक्स का अनावरण किया? यानी कि मास्टर कार्ड और किसने मिल करके जो NFC साउंड बॉक्स का अनावरण किया है? तो मास्टर कार्ड और एक्सिस बैंक, यानी कि मास्टर कार्ड और एक्सिस बैंक ने साथ मिलकर NFC साउंड बॉक्स का अनावरण किया, यानी कि इसको लॉन्च किया है। किसने किसने? मास्टर कार्ड और एक्सिस बैंक ने मिलकर के ही NFC साउंड बॉक्स का अनावरण किया। आगे अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने NFC साउंड बॉक्स लॉन्च किया, जो भारत में भुगतान के अनुभवों को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। यानी कि जो भारत में जो भी भुगतान किया जाता है, जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है, उसके कैसे क्या अनुभव हो सकते हैं, इसको परिभाषित करने के लिए NFC साउंड बॉक्स लॉन्च किया गया है। अगर हम मास्टर कार्ड की बात करें तो मास्टर कार्ड की स्थापना 3 नवंबर 1966 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय पर्चेज हैरिसन, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हैरिसन, न्यूयॉर्क, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है मास्टर कार्ड का। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि 4th क्वेश्चन है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि मल्टीनेशनल जो एयर एक्सरसाइज है, यानी कि बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जिसको रेड फ्लैग के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है मंगोलिया, सेकंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है अलास्का, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अलास्का। यानी कि बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जो कि रेड फ्लैग है, ये अलास्का में आयोजित किया गया, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इस अभ्यास में, यानी कि जो अभ्यास हुआ इसमें भारत भी शामिल था। यानी कि बहुत से राष्ट्रों के साथ में इसमें भारत भी शामिल था, भारत ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया। तो ये कहाँ आयोजित हुआ? ये अलास्का में आयोजित हुआ। बात करते हैं भारतीय वायुसेना, ठीक है, यानी कि IAF इंडियन एयरफोर्स ने अपने शक्तिशाली राफेल लड़ाकू विमानों को 2 सप्ताह के बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग के लिए तैनात किया, जो 30 मई को अलास्का में शुरू हुआ। अगर बात करें कि शुरू कब हुआ, तो ये 30 मई को शुरू हुआ, और ये लगभग 2 सप्ताह तक होने वाला अभ्यास है, जिसमें बहुत से देश शामिल होंगे, और उसमें भारत भी शामिल है। भारत की जो भारतीय वायुसेना है यह भी इसमें शामिल है, और ये अलास्का में शुरू हुआ है। और बात करते हैं जो भारतीय वायुसेना है उसने अपने किस विमान को इसमें उतारा है, तो राफेल लड़ाकू विमान जो है उसको इस अभ्यास में शामिल किया है, राफेल लड़ाकू विमान को। फिर आगे हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1955 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, और वर्तमान में जो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं वो हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका जो जीके है, जो स्टैटिक है, वो भी बहुत अच्छे से समझाया जाता है। जीके के भी जो भी कुछ क्वेश्चन बन सकती हैं वो भी इसमें लिया जाता है, और आपको बेहतर तरीके से समझाया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करना भी ना भूलें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लिंग संवेदनशीलता समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पुनः लिंग संवेदनशीलता समिति का गठन किया है, यानी कि पहले भी इसका गठन किया जा चुका था, और एक बार फिर से पुनर्गठन किया गया है लिंग संवेदनशीलता समिति का। तो इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यायमूर्ति BV नागरत्ना, सेकंड ऑप्शन है न्यायमूर्ति हिमा कोहली, थर्ड ऑप्शन है न्यायमूर्ति PS नरसिंह, फोर्थ ऑप्शन है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर नंबर 2, न्यायमूर्ति हिमा कोहली को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिंग संवेदनशीलता समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे हम बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिंग संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न विनियमन 2013 के अनुसार
लिंग संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है। अभी मैंने बताया कि इसका पुनर्गठन किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किए गए इस पुनर्गठन में न्यायमूर्ति हिमा कोहली को, यानी कि हिमा कोहली को इसका अध्यक्ष, और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना को सदस्य, यानी कि बात की जाए कि ये जो समिति गठित की गई है लिंग संवेदनशीलता समिति, इसके अगर अध्यक्ष पूछे जाए तो न्यायमूर्ति हिमा कोहली हैं, अगर सदस्य की बात की जाए तो न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना हैं, और अगर सदस्य सचिव की बात की जाए तो वो हैं डॉक्टर सुखदा प्रीतम। इनको सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है और सदस्य बीवी नागरत्ना को नियुक्त किया गया है और अध्यक्ष हिमा कोहली को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, तो इस समय डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सागा दावा उत्सव मनाया गया? ये एक उत्सव है सागा दावा उत्सव, तो ये किस राज्य में मनाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम, फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिक्किम, यानी कि सिक्किम राज्य में सागा दावा उत्सव मनाया गया है। यानी कि सागा दावा उत्सव जो है वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तिब्बती भाषा में सागा का मतलब, यानी कि जो सागा दावा है, जो वर्ड है सागा और दावा, तो तिब्बती भाषा में सागा का मतलब चौथा, यानी कि जो सागा होता है इसका अर्थ होता है चौथा, और दावा का मतलब होता है महीना, यानी कि चौथा महीना। तो यह सबसे पवित्र बौद्ध त्यौहार है, और यह जो त्यौहार है सागा दावा महोत्सव जो है ये किस धर्म से संबंधित है? अगर ये पूछा जाए, खासकर एसएससी सीजीएल जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो यह त्यौहार ही किस धर्म से संबंधित है या यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो सागा दावा महोत्सव है ये बौद्धों का प्रमुख त्यौहार है, पवित्र त्यौहार है, जो बौद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण यानी कि निधन की स्मृति में मनाया जाता है। यानी कि तीनों जो इनके मुख्य क्या कहते हैं उनको, तीनों जो मुख्य घटनाएं हैं, यानी कि जब जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध जी का, फिर उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और फिर महापरिनिर्वाण यानी कि उनका जब निधन हुआ था, उसकी स्मृति में मनाया जाता है। इस महीने के दौरान सिक्किम के बौद्ध राज्य के विभिन्न मठों में प्रार्थना करते हैं, और सिक्किम के जो बौद्ध हैं, यानी बौद्ध धर्म को जो मानने वाले हैं, बौद्ध जो अनुयायी हैं, वो राज्य के जो विभिन्न बौद्ध मठ हैं उनमें जा कर के प्रार्थना करती हैं। अब यहाँ पे सिक्किम आया है तो सिक्किम से संबंधित कुछ बातें हम जान लेते हैं। सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी हैं। कौन है वर्तमान में मुख्यमंत्री? प्रेम सिंह तमांग, यानी कि प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और अगर राज्यपाल की बात की जाए तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वर्तमान में राज्यपाल हैं। और इसकी जो राजधानी है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती है। सिक्किम की राजधानी क्या होती है? गंगटोक होती है। सिक्किम के जो ज़िले हैं, सिक्किम में 6 ज़िले हैं। और बात की जाए सिक्किम राज्य का जो गठन है तो वो संविधान 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो सिक्किम राज्य था यह 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य, भारत का 22वां राज्य बना था। 36वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1975 में, उसके द्वारा 22वें राज्य के रूप में सिक्किम राज्य गठित हुआ था। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता? यानी कि जो अभी आईपीएल संपन्न हुए हैं, तो इस आईपीएल 2024 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है एम एस धोनी, सेकेंड ऑप्शन है दिनेश कार्तिक, थर्ड ऑप्शन है विराट कोहली, फोर्थ ऑप्शन है के राहुल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विराट कोहली। यानी कि आईपीएल 2024 में विराट कोहली ने ऑरेंज कैप का जो अवार्ड है वो जीता हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं तो विराट कोहली ने 15 मैचों में कुल 741 रन बनाए, और दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग के ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जिन्होंने 14 मैचों में 583 रन बनाए। और हम बात करें जो ऑरेंज कैप है, ये ऑरेंज कैप आईपीएल का एक बहुत ही
कहते हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार अवार्ड होता है, बहुत ही नंबर 1 का अवार्ड है आईपीएल के लिए। और ये जो ऑरेंज कैप है ये उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने आईपीएल के मैच में सर्वाधिक रन बनाए हुए होते हैं, यानी कि सर्वाधिक रन के लिए ऑरेंज कैप प्रदान किया जाता है। तो इस साल का जो सीजन था आईपीएल 2024 का, इसमें विराट कोहली ने 15 मैचों में कुल 741 रन जो कि सर्वाधिक थे, क्या थे, जो कि सर्वाधिक थे 741 रन इन्होंने बनाए, ठीक है, जिस कारण इनको ऑरेंज कैप प्रदान किया गया। तो ऑरेंज कैप के विजेता इस बार के विराट कोहली जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता? यानी कि जो जर्मनी में बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ उसमें जो महिला एकल का खिताब है वह किसने जीता हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है तन्वी शर्मा, सेकंड ऑप्शन है वांग पेयू, थर्ड ऑप्शन है चेंग काई, फोर्थ ऑप्शन है लक्ष्य सेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि तन्वी शर्मा ने बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं और पुरुष एकल के साथ महिला एकल के साथ साथ जो बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ इसमें और कौन कौन से विजेता हैं, तो अलग अलग श्रेणी में अलग अलग विजेता हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो उसके पहले हमने महिला एकल के बारे में जाना कि तन्वी शर्मा ने यह जीता हुआ है, ठीक है, एक महिला एकल का खिताब तन्वी शर्मा ने जीता हुआ है। पुरुष एकल की बात करें तो ये चेंग काई ने जीता हुआ है, पुरुष एकल का खिताब चेंग काई ने जीता हुआ है। पुरुष युगल का खिताब, युगल का मतलब आप समझ सकते हैं कि युगल का मतलब होता है पेयर्स, यानी कि 2 खिलाड़ी होते हैं। तो पुरुष युगल का मतलब जो होता है उसमें दोनों खिलाड़ी पुरुष ही होते हैं। तो पुरुष युगल का खिताब चेंग काई और सू वेई चेंग ने जीता हुआ है। अगर महिला युगल का बात की जाए, महिला युगल का मतलब दोनों महिला खिलाड़ी ही होती हैं, दोनों फीमेल्स प्लेयर होती हैं। तो इसको जीता हुआ है यासेमिन बेक्तास और जेहरा एडम ने। और मिश्रित युगल, अगर जब मिश्रित युगल की बात की जाए तो इसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, 2 प्लेयर्स इसमें होते हैं। पुरुष युगल में केवल पुरुष पेयर्स होता है, पुरुषों का ही जोड़ा होता है। महिला युगल में 2 प्लेयर्स जो होते हैं वो फीमेल ही होती हैं। और मिश्रित युगल में एक मेल और एक फीमेल होता है। तो मिश्रित युगल में यह खिताब किसने जीता हुआ है? एल्डेन लेफिल्सन, पुत्रा मेनकी और फित्रियानी ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड थे जो कि बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित थे। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है क्योंकि ये भारतीय हैं तन्वी शर्मा और इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता हुआ है। अगर आयोजन का बात किया जाए तो बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ ये जर्मनी में इसका आयोजन हुआ, यानी इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। आयोजन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से ये जो टूर्नामेंट हुआ ये इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो आयोजन पर भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांग E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया? यानी कि जो चांग E6 एक यान है जो कि चंद्रमा पर भेजा गया वो किस देश द्वारा भेजा गया? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है चीन, फोर्थ ऑप्शन है यूरोप। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चीन। यानी कि जो चा से चांग, चा से चीन, आप यहाँ से कोरिलेट कर लीजिएगा कि चा से चीन और चा से चांग। तो चांग E6 जो यान है ये चीन ने चंद्रमा पर भेजा हुआ है। चीन की जो सरकारी समाचार एजेंसी है जिसका नाम सिन्हुआ है, इसने बताया कि 2 जून को इसने बताया कि चीन का चांग E6 अंतरिक्ष यान जो है वो नमूने एकत्र करने के लिए चंद्रमा के दूरवर्ती भाग पर सफलतापूर्वक उतर गया। यानी इसकी जो लैंडिंग है वो बहुत ही मतलब कि सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग भी हो गई है चंद्रमा पर। और चंद्रमा पे कहाँ? दूरवर्ती, चंद्रमा का जो दूरवर्ती भाग है वहाँ पर इसकी लैंडिंग हुई है। और ऐसा किसने बताया हुआ है? तो चीन की जो सरकारी समाचार एजेंसी है जिसका नाम सिन्हुआ है, इसने बताया हुआ है कि जो चांग E6 है यह अंतरिक्ष यान जो है वो चंद्रमा के दूरवर्ती भाग पर सफलतापूर्वक उतर गया है। बात करते हैं 3 मई को शुरू हुआ चांग E6 तकनीकी रूप से जटिल 53 दिवसीय मिशन पर है। यानी कि अगर इस मिशन की शुरुआत कब से हुई तो ये 3 मई को यह शुरू हुआ था और फिर ये कितने दिनों का ये मिशन है? तो ये 53 दिवसीय मिशन है। तो ये एक सफलतापूर्वक जाकर के चंद्रमा पर उतार दिया गया है
और ये किसने उतारा है, तो ये चाइना ने किया है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, यानी कि फिलीपींस में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है विनय कुमार, सेकंड ऑप्शन है हर्ष कुमार जैन, थर्ड ऑप्शन है रुचिरा कंबोज, फोर्थ ऑप्शन है अजय विसारिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि हर्ष कुमार जैन। जो हर्ष कुमार जैन हैं, इनको फिलीपींस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं, हर्ष कुमार जैन को फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। फिलीपींस आया हुआ है तो फिलीपींस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो फिलीपींस की राजधानी की बात की जाए तो फिलीपींस की राजधानी मनीला होती है। यहाँ की मुद्रा पेसो है और इसके राष्ट्रपति हैं बोंगबोंग मार्कोस, यानी कि फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, बोंगबोंग मार्कोस। और यहाँ पर एशियाई विकास बैंक, जिसे ADB के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला में है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इसको हमने बहुत ही आसानी से समझा, आसानी से समझने का प्रयास किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आशा करता हूँ पसंद आई होगी आपको वीडियो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।